हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में इक्विलिब्रियम 1 में रिएक्शन क्वेश्चंस और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों में रिलेशन एस्टैब्लिश करके देखा था कि रिएक्शन क्वेश्चन ग्रेटर हो, किसी से लेस देन हो, इक्वल हो तो क्या होते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। Today I am going to discuss about the factors that affect the equilibrium state, not equilibrium constant. Equilibrium constant is affected by only temperature and nature of the reactants, but equilibrium state. So next write down factors affecting equilibrium of the reversible reaction. So these factors are, first factor is temperature. Second is concentration. Third one is volume. Fourth one is pressure. And fifth one is catalyst. Catalyst also affect the equilibrium. And next, sixth one is addition of inert gas. Addition of inert gas also affect the equilibrium state of a reversible reaction. चलिए सबसे पहले एक एक करके हम लोग ये देखते हैं। तो जनरली टेम्परेचर बढ़ाने से जो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट को इफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर, कैटलिस्ट एंड एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जनरली बढ़ता है। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ रिएक्शंस और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन यदि ज़्यादा होंगे तो इक्विलिब्रियम पहले एस्टैब्लिश हो जाएंगे। रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा तो इक्विलिब्रियम बाद में थोड़ी ज़्यादा टाइम के बाद एस्टैब्लिश होंगे, ठीक है। तो ये सारे टेम्परेचर बढ़ाने से कंसंट्रेशन का इफेक्ट भी, वॉल्यूम चेंज कर देंगे तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, ठीक। प्रेशर, कैटलिस्ट क्या करता है, इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होता है उसमें रेट ऑफ दोनों ही रिएक्शंस को बढ़ाता है। तो जब कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को ही बढ़ा देगा। तो जब दोनों को बढ़ाएगा तो इक्विलिब्रियम जो पहले होने चाहिए, पहले जिस सिचुएशन में होते थे उससे पहले ही इक्विलिब्रियम हो जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये जो कैटलिस्ट है ऐसा मान कर चलते हैं, यहाँ ये कंसंट्रेशन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट ये ऐसे, और इसको मैं दिखा रहा हूँ ये ऐसे है। तो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, देखिए यहाँ कैसी है, और ये विदाउट कैटलिस्ट है। जब कैटलिस्ट डाल दिए तो रेट और फास्ट हो गया, तो ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम देखिए अब यहीं पे एस्टैब्लिश्ड हो गया कैसे। तो ये विदाउट कैटलिस्ट और ये इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। ये है विदाउट कैटलिस्ट, और ये है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इस तरह से ये होते हैं। और ये एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट को इफेक्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ली चाय-टेलियर प्रिंसिपल। देखिए ध्यान से, ली चाय-टेलियर प्रिंसिपल। ये
लीचर टेलियर प्रिंसिपल इस बात को बताता है कि यदि कोई रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, यानी इक्विलिब्रियम वो ऑलरेडी अटेन कर चुका है और उसके बाद इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर, कैटलिस्ट, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इन सभी फैक्टर में से किसी एक को चेंज कर दिया जाए तो इक्विलिब्रियम अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर लेती है जिस डायरेक्शन में शिफ्ट करने से इक्विलिब्रियम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और इसे ही ली-चार्ट-टेलियर प्रिंसिपल कहते हैं। फिर से समझिए, जैसे मान लेते हैं कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल है, यानी वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है और इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करने वाले फैक्टर इतने हैं। इन फैक्टर में से किसी एक को यदि चेंज कर दी जाए तो उस रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता है जिस डायरेक्शन में शिफ्ट करने से इसका इफेक्ट का इसका कोई फैक्टर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे इसे आप लिख लीजिए, इफ a reversible reaction is in equilibrium and is subjected to change of any one factor, the equilibrium shifts in a direction that tends to undo the effect of the change imposed। जो आप चेंज आपने किया है उसमें उसके इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, किसी एक रिएक्शंस को मैं लेता हूँ और आपको सारी बातों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कि यदि आप उसमें टेम्परेचर को डिस्टर्ब कर दे, मान लेते हैं कोई एक रिएक्शन है आपके पास रिवर्सिबल और आप टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम लोग चेक कर, मतलब बारी बारी से सभी को हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए, लेट अस कंसीडर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले कोई भी रिएक्शन आपके पास और उसके इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता हो, उसे यदि स्टडी करना हो तो आप सबसे पहले ये फाइंड आउट कीजिए कि वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। सबसे पहला काम, यदि कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है देन इट मस्ट बी एंडोथर्मिक इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जस्ट इसका उल्टा, यदि कोई फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक इन नेचर है तो बैकवर्ड में ये एक्सोथर्मिक इन नेचर होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनिए, जब कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो जब हीट एनर्जी रिलीज होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी ये बात दिमाग में रखिए कि जब कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो वो किसी भी डायरेक्शन में तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो लीचर टेलियर के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, जिधर जाने से टेम्परेचर घटता है किस में, एंडोथर्मिक में। ठीक है, फिर से सुनिए, यदि कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ेंगे, यदि एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर घटेंगे। यानी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है और हमने अचानक टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है,
तो किस डायरेक्शन में जाएगा? जिधर जाने से टेम्परेचर डिक्रीज कर देता है उधर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएंगे, और इक्विलिब्रियम डिक्रीज किस में होते हैं? एंडोथर्मिक डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक जस्ट इसका उल्टा, यदि हम ऐसा कोई टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें, ठीक है, तो उसके इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएंगे? उस डायरेक्शन में जिधर जाने से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। बस इतनी सी बात। अब इसके बारे में हम लोग किसी भी रिएक्शंस के बारे में हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक, हम लोग एक जनरल रिएक्शन लेते हैं A प्लस B, और ये रिएक्शन करके C और D बनाते हैं। ठीक से समझिएगा, मैं एक एक करके आराम से समझा रहा हूँ। A प्लस B रिएक्शन करके C और D बनाते हैं। मान लेते हैं यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, तो इसको मान लेते हैं Q किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये तो मस्ट बी एंडोथर्मिक इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? यानी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक होगा। एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए इससे पता चला कि ये जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है ना, तो एक हीट एनर्जी रिलीज होती है, नहीं टेम्परेचर बढ़ता है, तो जस्ट उसका जब ये प्रोडक्ट रिएक्शन करके रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा तो हीट एनर्जी क्या होगी? ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, यानी कि इसका टेम्परेचर घट जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। चलिए, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, चलिए टेम्परेचर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, तो जितना बढ़ाया उसको मैनेज करने के लिए इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर जाने से जितना हमने टेम्परेचर बढ़ाया है उतना घट जाए। अब घटता है टेम्परेचर किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक। अब ये दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन विच डायरेक्शन? बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, देन equilibrium of this reaction will shift towards left, ये लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेगा, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन का डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट, इसलिए इक्विलिब्रियम लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। अब जब लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा तो ए बी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, सी डी का कंसंट्रेशन कम होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड ज़्यादा होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड कम होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, देन आर एफ बिकम्स लेस देन आर बी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ ही, रेट ऑफ फॉरवर्ड कम होगा रेट ऑफ बैकवर्ड से, राइट। देन द फॉर्मेशन ऑफ सी और डी लेस होगा, फॉर्मेशन ऑफ यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन, हाँ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एंड डी डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A and B will increase, A B। ठीक है, तो इस तरह से आप सब किसी भी तरह की रिएक्शंस को आप ये टेम्परेचर, किसी भी रिएक्शंस में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या इफेक्ट होगा, आप इनमें से कोई भी हो तो आप उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे तो जनरल एग्जांपल था, जैसे एक है हेबर प्रोसेस। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन की रिएक्शन अमोनिया से हाइड्रोजन से कराते हैं और ये अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ये जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये जो रिएक्शंस है वो एक्सोथर्मिक होते हैं, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होते हैं वो डेल एच का वैल्यू होता है -92.4 किलो जूल।
पर मोल ऐसा। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये आर एफ हो गया, ये आर बी हो गया। तो यहाँ लिखेंगे सिंस दिस रिएक्शन is exothermic in forward direction then it must be endothermic in backward direction। अब थोड़ा सा आप सोचिए, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है, और ये जो अमोनिया हम लोग बना रहे हैं, इस प्रोसेस का नाम है हेवर प्रोसेस। इसका नाम है हेवर प्रोसेस, और इस हेवर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन कॉमर्शियल स्केल पे किया जाता है। अब ये कॉमर्शियल स्केल क्या होता है? जैसे मान लेते हैं आप अमोनिया बना रहे हैं, तो अमोनिया बनाने के बाद में एक तो हो गया कि आप देख लिए कि हाँ अमोनिया बनता है, बहुत खुश हो गए। लेकिन दूसरी सिचुएशन है कि अमोनिया आपको बनाकर मार्केट में सेल करना है, पैसे कमाना है, तो इसको बोलते हैं कॉमर्शियल स्केल पर अमोनिया का फॉर्मेशन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना। तो यदि आपसे कम कीमत में कोई अमोनिया मार्केट में बेचता है तो आपका अमोनिया कौन खरीदेगा? तो आपको यह भी ध्यान देना है कि आप जो अमोनिया बना रहे हैं वो कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बनता हो, तो आपका मार्केट में सेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कॉमर्शियल स्केल। तो यहाँ पर हमें यह देखना होगा कि कम से कम खर्च में बने। अब थोड़ा सा देखिए, ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब हमें अमोनिया ज़्यादा बनाना है, ठीक है। तो अमोनिया ज़्यादा बनाने के लिए यदि हम इसकी टेम्परेचर कम कर दें, अब जैसे मान लीजिए इसकी टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे तो बढ़ाने के लिए फ्री में तो नहीं बढ़ाएंगे ना, या तो आप या तो इलेक्ट्रिक हीटर वाले कॉइल यूज करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होगा, पैसा लगेगा, मीटर रीडिंग ज़्यादा होगा। यदि आप कोयले से बढ़ाएंगे तो उसमें भी जलाएंगे तो खर्च होगा। तो आप यहाँ पर क्या है कि यदि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम ये जो होगा ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसका इक्विलिब्रियम जो होगा उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिस डायरेक्शन में शिफ्ट करने से टेम्परेचर घटता हो। और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ही है ना एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, इसलिए जो अमोनिया बना भी होगा सबका सब इधर चला आएगा। तो पहला घाटा हमें लगा कि उसको टेम्परेचर बढ़ाने में पैसे खर्च हुए, और दूसरा जो भी अमोनिया बना हुआ था वो सबका सब इधर चला गया। पैसा काम कौन करेगा? कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग भी ऐसा काम नहीं करेंगे। हम लोग भी थोड़ी थोड़ी चालाक है ना, इसलिए ऐसा काम नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ टेम्परेचर आप घटा दीजिए। देखिए तो अब देखते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट इफ टेम्परेचर, ठीक है, डिक्रीज, तो टेम्परेचर आप डिक्रीज कर दिए तो इसके इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएंगे जिधर जाने से टेम्परेचर बढ़ते हैं, और जिधर टेम्परेचर बढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, और दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ जाएंगे, ये वाली बढ़ जाएंगे तो अमोनिया ज़्यादा बनेगा, खर्च भी कम हुआ। यानी इफ टेम्परेचर डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इंक्रीज। अब बताइए आपको कॉमर्शियल स्केल पे ये बनाना था अमोनिया, तो विच वन कंडीशन इज सुटेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ऑन कॉमर्शियल स्केल? दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर इज नॉट अ सुटेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ऑन कॉमर्शियल स्केल। यानी अमोनिया बनाने के लिए इस रिएक्शंस को लो टेम्परेचर पर ही कराना होगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन आया। दूसरी कंडीशंस, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें प्रेशर का क्या रोल है, उसको हम लोग चेक करते हैं। तो चलिए
हम लोगों ने ये देख लिया कि टेम्परेचर बढ़ाने से अमोनिया का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। चलिए इसको और देख लेते हैं। इफ टेम्परेचर इंक्रीज अमोनिया का फॉर्मेशन कम होगा, यानी टेम्परेचर इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया NH3 विल डिक्रीज। अब ये डिक्रीज होने का मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड इंक्रीज है ना। नेक्स्ट हो गया RF लेस देन RB, NH3 का डिसोसिएशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हो गया डिसोसिएशन ऑफ NH3 विल इंक्रीज। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ जो हमने देखा नेक्स्ट और क्या होगा, जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो RF लेस देन RB हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा, टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया था तो डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया इंक्रीज, डिसोसिएशन ऑफ NH3 इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ NH3 डिक्रीज। ठीक है, इतनी बात पे इफेक्ट ये डालेगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये बात समझ में आई कि ये यानी कि ये ऐसा कहता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हे इन बाय द हेवर प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ऑन कॉमर्शियल स्केल दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट एट लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। तो आपको ये बताना होगा कि since this reaction is exothermic in forward direction, so it must be endothermic in backward direction. So this reaction is, when this reaction is carried out at low temperature, equilibrium of this reaction will shift in the direction of exothermic, and this reaction is exothermic in forward direction. Hence at low temperature formation of ammonia is increased. More and more ammonia will be formed at a low temperature. That is the suitable conditions for the formation of ammonia on commercial scale. तो कॉमर्शियल स्केल्स पे अमोनिया का फॉर्मेशन करने के लिए लो टेम्परेचर ज़्यादा ही अच्छा है। बात आ रही समझ में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अमोनिया का फॉर्मेशन हेवर प्रोसेस से जब कराती हैं तो उसके लिए सूटेबल टेम्परेचर जो होता है वो लो टेम्परेचर पे कराया जाता है ताकि अमोनिया का फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो।